मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है विनोद। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। विद्यालयों में विनोद की जितनी लीलाएं होती हैं वे यदि एकत्र की जा सकें तो मनोरंजन की बड़ी उत्तम सामग्री हाथ आए। वहां अधिकांश छात्र जीवन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं, कितने ही तो परीक्षाओं की चिंता से भी बरी रहते हैं। वहां मटर गश्ती करने, गप्पे लड़ाने और हंसी मजाक करने के सिवा उन्हें कोई काम और रहता ही नहीं है। उनका क्रियाशील उत्साह कभी विद्यालय के नाट्य मंच पर प्रकट होता है, कभी विशेष उत्सवों के अवसर पर। उनका शेष समय अपने मित्रों के मनोरंजन में व्यतीत होता है। वहां जहां किसी महाशय ने किसी विभाग में विशेष उत्साह दिखाया और वह विनोद का लक्ष्य बना। अगर कोई महाशय बड़े धर्मनिष्ठ हैं, संध्या और हवन में तत्पर रहते हैं, बिना नागा नमाजें अदा करते हैं, तो उन्हें हास्य का लक्ष्य बनाने में देर नहीं लगती। अगर किसी को पुस्तकों से प्रेम है, कोई परीक्षा के लिए बड़े उत्साह से तैयारियां कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसकी मिट्टी खराब करने के लिए कहीं न कहीं अवश्य षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारांश यह है कि वहां निर्द्वंद, निरीह, खुले दिल आदमियों के लिए कोई बाधा नहीं है। उनसे किसी को शिकायत नहीं होती, लेकिन मुल्लाओं और पंडितों की बड़ी दुर्गति होती है। महाशय चक्रधर इलाहाबाद के एक सुविख्यात विद्यालय के छात्र थे। एमए क्लास में दर्शन का अध्ययन करते थे, किंतु जैसा विद्वजनों का स्वभाव होता है, हंसी दिलगी से कोसों दूर भागते थे। जातीयता के गर्व में चूर रहते थे। हिंदू आचार विचार की सरलता और पवित्रता पर मुग्ध थे। उन्हें नेकटाई, कॉलर, बास्कट आदि वस्त्रों से घृणा थी। सीधा सादा मोटा कुर्ता और चमरौदे जूते पहनते, प्रातःकाल नियमित रूप से संध्या हवन करके मस्तक पर चंदन का तिलक भी लगाया करते थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के अनुसार सिर घुटाते थे, किंतु लंबी चोटी रख छोड़ी थी। उनका कथन था कि चोटी रखने में प्राचीन आर्य ऋषियों ने अपनी सर्वज्ञता का प्रचंड परिचय दिया है। चोटी के द्वारा शरीर की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और विद्युत प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है। इतना ही नहीं, शिखा को ऋषियों ने हिंदू जातीयता का मुख्य लक्षण घोषित किया है। भोजन सदैव अपने हाथ से बनाते थे और वह भी बहुत सुपाच्य और सूक्ष्म। उनकी धारणा थी कि आहार का मनुष्य के नैतिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विजातीय वस्तुओं को हेय समझते थे, कभी क्रिकेट या हॉकी के पास न फटकते थे। पाश्चात्य सभ्यता के तो वह शत्रु ही थे। यहाँ तक कि अंग्रेजी लिखने बोलने में भी उन्हें संकोच होता था, जिसका परिणाम यह था कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी और वह उसमें सीधा साबी पत्र मुश्किल से लिख सकते थे। अगर उनको कोई व्यसन था तो पान खाने का। इसके गुणों का समर्थन और वैदज्ञ ग्रंथों से उसकी परिपुष्टि करते थे। विद्यालय के खिलाड़ियों को इतना धैर्य कहाँ कि ऐसा शिकार देखें और उस पर निशाना न मारें। आपस में कानाफूसी होने लगी कि इस जंगली को सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। कैसा पंडित बना फिरता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, अपने सिवा सभी को जातीय भाव से हीन समझता है। इसकी ऐसी मिट्टी पलीद करो कि सारा पाखंड भूल जाए। संयोग से अवसर भी अच्छा मिल गया। कॉलेज खुलने के थोड़े ही दिन बाद एक एंग्लो इंडियन रमणी दर्शन के क्लास में सम्मिलित हुई। वह कवि कल्पित सभी उपमाओं की आगार थी। सेब का सा खिला हुआ रंग, सुकोमल शरीर, सहास्य छवि और उस पर मनोहर वेशभूषा। छात्रों को विनोद का मसाला हाथ लगा। लोग इतिहास और भाषा छोड़कर दर्शन की कक्षा में प्रविष्ट होने लगे। सभी की आंखें उसी चंद्रमुखी की ओर चकोर की नाई लगी रहती थीं। सब उसकी कृपा कटाक्ष के अभिलाषी थे। सभी उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए लालायित थे। किंतु प्रकृति का जैसे नियम है, आचारशील हृदयों पर प्रेम का जादू जब चल जाता है तब वारा न्यारा करके ही छोड़ता है और लोग तो आंखें ही सेकने में मग्न रहा करते। किंतु पंडित चक्रधर प्रेम वेदना से विकल और सत्य अनुराग से उन्मत्त हो उठे। रमणी के मुख की ओर ताकते तो झेपते भी थे कि कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। तो इस तिलक और शिखा पर फफ्तियां उड़ने लगे।
जब अवसर पाते तो अत्यंत विनम्र, सचेष्ट, आतुर और अनुरक्त नेत्रों से देख लेते, किंतु आंखें चुराए हुए और सिर झुकाए हुए कि कहीं अपना पर्दा न खुल जाए, दीवार से कानों को खबर न हो जाए। मगर दाई से पेट कहाँ छिप सकता है। ताड़ने वाले ताड़ गए। यारों ने पंडित जी की मोहब्बत की निगाह पहचान ही ली। मुंह मांगी मुराद पाई। उनकी बाँछें खिल गईं। दो महाशयों ने उससे घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी। मैत्री को संगठित करने लगे। जब समझ गए कि इन पर हमारा विश्वास जम गया, शिकार पर वार करने का अवसर आ गया, तो एक रोज दोनों ने बैठकर लेडियों की शैली में पंडित जी के नाम एक पत्र लिखा। माय डियर चक्रधर, बहुत दिनों से विचार कर रही हूं कि आपको पत्र लिखूं, मगर इस भय से कि बिना परिचय से ऐसा साहस करना अनुचित होगा। अब तक जब्त करती रही, पर अब नहीं रहा जाता। आपने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया है कि एक क्षण के लिए भी आपकी सूरत आंखों से नहीं उतरती। आपकी सौम्य मूर्ति, प्रतिभाशाली मस्तक और साधारण पहनावा सदैव आंखों के सामने फिरा करता है। मुझे स्वभावतः आडंबर से घृणा है, पर यहाँ सभी को कृत्रिमता के रंग में डूबा पाती हूँ। जिसे देखिए मेरे प्रेम में अनुरक्त है, पर मैं उन प्रेमियों के मनोभावों से परिचित हूँ। ये सबके सब लंपट और सौदे हैं। केवल आप एक ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में मुझे सद्भाव और सद अनुराग की झलक दिखती है। बार बार उत्कंठा होती है कि आपसे कुछ बातें करती, मगर आप मुझसे इतनी दूर बैठते हैं कि वार्तालाप का सुअवसर नहीं प्राप्त होता। ईश्वर के लिए कल से आप मेरे समीप ही बैठा कीजिए, और कुछ न सही तो आपके सामीप्य से ही मेरी आत्मा तृप्त होती रहेगी। इस पत्र को पढ़कर फाड़ डालिएगा और इसका उत्तर लिखकर पुस्तकालय की तीसरी अलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी लूसी। यह पत्र डाक में डाल दिया गया और लोग उत्सुक नेत्रों से देखने लगे कि इसका क्या असर होता है। उन्हें बहुत लंबा इंतजार न करना पड़ा। दूसरे दिन कॉलेज में आकर पंडित जी को लूसी के सन्निकट बैठने की फिक्र हुई। वे दोनों महाशय जिन्होंने उनसे आत्मीयता बढ़ा रखी थी, लूसी के निकट बैठा करते थे। एक का नाम नईम था, दूसरे का गिरिधर सहाय। चक्रधर ने आकर गिरिधर से कहा, यार तुम मेरी जगह जाकर बैठो, मुझे यहाँ बैठने दो। नईम, क्यों? आपको हसद होती है क्या? चक्रधर, हसद वसद की बात नहीं है, वहां प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनाई नहीं देता, मैं कानों का जरा भारी हूं। गिरिधर, पहले तो आपको यह बीमारी न थी, यह रोग कब से उत्पन्न हो गया? नईम, और फिर प्रोफेसर साहब तो यहां से और भी दूर हो जाएंगे जी। चक्रधर, दूर हो जाएंगे तो क्या, यहाँ अच्छा रहेगा। मुझे कभी कभी झपकियां आ जाती हैं, सामने डर लगा रहता है कि कहीं उनकी निगाह न पड़ जाए। गिरिधर, आपको तो झपकियां ही आती हैं ना, यहाँ तो वही घंटा सोने का है, पूरी एक नींद लेता हूं फिर। नईम, तुम भी अजीब आदमी हो, जब दोस्त होकर एक बात कहते हैं तो उसको मानने में तुम्हें क्या एतराज है? चुपके से दूसरी जगह जाकर बैठो। गिरिधर, अच्छी बात है, छोड़ देता हूं, किंतु यह समझ लीजिएगा कि यह कोई साधारण त्याग नहीं है। मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूं, कोई दूसरा लाख रुपए भी देता तो जगह न छोड़ता। नईम, अरे भाई, यह जन्नत है जन्नत, लेकिन दोस्त की खातिर भी तो कोई चीज है। चक्रधर ने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लूसी भी अपनी जगह पर जा बैठी। अब पंडित जी बार बार उसकी ओर सापेक्ष भाव से ताकते रहे कि वह कुछ बातचीत करे, लेकिन वह प्रोफेसर का भाषण सुनने में तन्मय हो रही थी। चक्रधर ने समझा, शायद लज्जावश नहीं बोलती। लज्जाशीलता रमणियों का सबसे सुंदर भूषण ही तो है। उसकी डेस्क की ओर मुंह फेर फेर कर ताकने लगे। उसे इनके पान चबाने से शायद घृणा होती थी। बार बार मुंह दूसरी ओर फेर लेती, किंतु पंडित जी इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने कुशाग्र बुद्धि न थे, इतने प्रसन्न थे मानो सातवें आसमान पर हैं। सबको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, मानो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि तुम्हें यह सौभाग्य कहाँ नसीब, मुझसा प्रतापी और कौन होगा। दिन तो गुजरा। संध्या समय पंडित जी नईम के कमरे में आए और बोले, यार एक लेटर राइटर की आवश्यकता है। किसका लेटर राइटर सबसे अच्छा है? नईम ने गिरधारी की ओर कनखियों से देखकर पूछा, लेटर राइटर लेकर क्या कीजिएगा? गिरिधर, फिजूल है। नईम खुद किस लेटर राइटर से कम है? चक्रधर ने कुछ सकुचाते हुए कहा, अच्छा कोई प्रेम पत्र लिखना हो तो कैसे आरंभ किया जाए? नईम,
डार्लिंग लिखते हैं, और जो बहुत ही घनिष्ठ हो तो डियर डार्लिंग लिख सकते हैं। चक्रधर, और समाप्त कैसे करना है? नईम, पूरा हाल बताइए तो खती ना लिख दें। चक्रधर, नहीं, आप इतना बता दीजिए, मैं लिख लूंगा। नईम, अगर बहुत प्यारा माशूक हो तो लिखिए योर डाइंग लवर, और अगर साधारण प्रेम हो तो लिख सकते हैं योर्स फॉर एवर। चक्रधर, कुछ शुभकामना के भाव भी तो रहने चाहिए ना? नहीं, बेशक, बिना आदाब के भी कोई खत लिखा होता है, और वह भी मोहब्बत का। माशूक के लिए आदाब लिखने में फकीरों की तरह दुआएं देनी चाहिए। आप लिख सकते हैं, गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी, मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। चक्रधर, कागज पर लिख दो। गिरिधर ने एक पत्र के टुकड़े पर कई वाक्य लिख दिए। जब भोजन करके लौटे तो चक्रधर ने अपने किवाड़ बंद कर लिए और खूब बना बना कर पत्र लिखा। अक्षर बिगड़ बिगड़ जाते थे, इसलिए कई बार लिखना पड़ा। कहीं पिछले पहर जाकर पत्र समाप्त हुआ। आपने उसे इत्र में बसाया, दूसरे दिन पुस्तकालय में निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया। यार लोग तो ताक में थे ही, पत्र उड़ा लाए और खूब मजे ले लेकर पढ़ा। तीसरे दिन के बाद चक्रधर को फिर एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, माय डियर चक्रधर, तुम्हारी प्रेम पाती मिली। बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया, चुंबन लिया। कितनी मनोहर महक थी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही सुरभि सिंचित रहे। आपको शिकायत है कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करती? प्रिय, प्रेम बातों से नहीं, हृदय से होता है, और जब मैं तुम्हारी ओर मुंह फेर लेती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है यह मैं ही जानती हूँ। एक दबी हुई ज्वाला है जो अंदर ही अंदर मुझे भस्म कर रही है। आपको मालूम नहीं कितनी आंखें हमारी ओर एकटक ताकती रहती हैं। जरा भी संदेह हुआ और चीर वियोग की विपत्ति हमारे सिर पड़ी, इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तुमसे एक याचना करती हूँ, क्षमा करना। मैं तुम्हें अंग्रेजी पोशाक में देखने को बहुत उत्कंठित हो रही हूँ। यूं तो तुम चाहे जो वस्त्र धारण करो, मेरी आंखों के तारे हो। विशेषकर तुम्हारा सादा कुर्ता मुझे बहुत ही सुंदर मालूम होता है। फिर भी बाल्यावस्था से जिन वस्त्रों को देखते चली आई हूँ, उन पर विशेष अनुराग होना स्वाभाविक है। मुझे आशा है तुम निराश न करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बास्केट बनवाई है, उसे मेरे प्रेम का तुच्छ उपहार समझकर स्वीकार करो। तुम्हारी लूसी। पत्र के साथ एक छोटा सा पैकेट था। बास्केट उसी में बंद थी। यारों ने आपस में चंदा करके बड़ी उदारता से उसका मूलधन एकत्रित किया था। उस पर सेंट% से भी अधिक लाभ होने की संभावना थी। पंडित चक्रधर उक्त उपहार और पत्र पाकर इतने प्रसन्न हुए कि जिसका ठिकाना नहीं। उसे लेकर सारे छात्रावास में चक्कर लगा आए। मित्र वृंद देखते रहे, उसकी कांट छांट की सराहना करते थे, तारीफों के पुल बांधते थे, उसके मूल्य का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान करते थे। कोई कहता था, यह सीधे पेरिस से सिलकर आई है। इस मुल्क में ऐसे कारीगर कहाँ? कौन? अगर कोई इस टक्कर की बास्केट सिलवा दे तो 100 रुपए की बाजी लगाता हूँ। पर वास्तव में उसके कपड़े का रंग इतना गहरा था कि कोई सुरुचि रखने वाला मनुष्य उसे पहनना पसंद नहीं करता। चक्रधर को लोगों ने पूर्व मुख करके खड़ा किया और फिर शुभ मुहूर्त में वह बास्केट उन्हें पहनाई। चक्रधर फूले न समाते थे। कोई इधर से जाकर कहता, भाई तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, चोला ही बदल लिया। अपने वक्त के यूसुफ हो। यार क्यों ना हो, तभी तो यह ठाठ है। मुखड़ा कैसे दबकने लगा, मानो तपाया हुआ कुंदन है। अजी, एक बास्केट पर क्या यह जीवन है? कहीं पूरा अंग्रेजी सूट पहन लिया तो न जाने क्या गजब हो जाए। सारी मिसें लोटपोट हो जाएं, गला छुड़ाना मुश्किल हो जाए। आखिर सलाह हुई कि उनके लिए एक अंग्रेजी सूट बनवाना चाहिए। इस कला के विशेषज्ञ उनके साथ गुट बांधकर सूट बनवाने चले। पंडित जी घर के संपन्न थे। एक अंग्रेजी दुकान से बहुमूल्य सूट सिला लिया। रात को इसी उत्सव में गाना बजाना भी हुआ। दूसरे दिन 10 बजे लोगों ने पंडित जी को सूट पहनाया। आप अपनी उदासीनता दिखाने के लिए बोले, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को न जाने क्यों ये कपड़े अच्छे लगते हैं। नईम, जरा आईने में सूरत देखिए तो मालूम हो, खासे शहजादे मालूम पड़ते हो। तुम्हारे हुस्न पर तो मुझे रश्क है। खुदा ने तो आपको ऐसी सूरत दी और उसे आप मोटे कपड़ों में छिपाए हुए थे। चक्रधर को नेकटाई बांधने का ज्ञान न था। बोले, भाई इसे तो ठीक कर दो।
गिरिधर सहाय ने नेकटाई इतनी कसकर बांधी कि पंडित जी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बोले, यार बहुत तंग है। गिरिधर ने कहा, इसका फैशन यही है, हम क्या करें? ढीली टाई ऐब में दाखिल है। नईम, इन्होंने तो फिर भी बहुत ढीली रखी है, मैं तो और भी कसकर बांधता हूँ। चक्रधर, अजी यहाँ तो दम घुट रहा है। नईम, और टाई की मंशा ही क्या है? इसलिए तो बांधी जाती है कि आदमी बहुत जोर जोर से सांस न ले। चक्रधर के प्राण संकट में थे, आंखें सजल हो रही थीं, चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर टाई को ढीला करने की हिम्मत न पड़ती थी। इस सजधज से आप कॉलेज चले तो मित्रों का एक गोल सम्मान का भाव दिखाता हुआ आपके पीछे पीछे चला, मानो बारातियों का समूह हो। एक दूसरे की तरफ ताकता और रुमाल मुंह में देकर हंसता था। मगर पंडित जी को क्या खबर थी, वे तो अपनी धुन में मस्त थे। अकड़ अकड़ कर चलते हुए आकर क्लास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद लूसी भी आई। पंडित जी का यह वेश देखा तो चकित हो गई। उसके अधरों पर मुस्कान की एक अपूर्व रेखा अंकित हो गई। पंडित जी ने समझा, यह उसके उल्लास का चिन्ह है। बार बार मुस्कुराकर उसकी ओर ताकने और रहस्यपूर्ण भाव से देखने लगी, किंतु वह लेश मात्र भी ध्यान न देती थी। पंडित जी की जीवनचर्या, धर्मोत्साह और जातीय प्रेम में बड़े वेग से परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले शिखा पर छुरा फिरा, अंग्रेजी फैशन के बाल कटवाए गए। लोगों ने कहा, यह क्या महाशय, आप तो फरमाते थे कि शिखा द्वारा विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवेश करता है, अब वह किस मार्ग से जाएगा? पंडित जी ने दार्शनिक भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम लोगों को उल्लू बनाता था। क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि यह सब पाखंड है? मुझे अंतःकरण से इस पर विश्वास ही कब था। आप लोगों को चकमा देना चाहता था। नहीं वल्लाह, आप एक ही झांसेबाज निकले। हम लोग आपको बछिया के ताऊ ही समझते थे, मगर आप तो आठों गांठ कुमैत निकले। चक्रधर, देखता था कि लोग क्या कहते हैं। शिखा के साथ साथ संध्या और हवन की भी इतिश्री हो गई। हवन कुंड कमरे में चारपाई के नीचे फेंक दिया गया। कुछ दिनों के बाद सिगरेट के जले हुए टुकड़े रखने का काम देने लगा। जिस आसन पर बैठकर हवन किया करते थे वह पायदान बना। अब प्रतिदिन साबुन रगड़ते, बालों में कंघी करते और सिगार पीते। यार उन्हें चंग पर चढ़ाए रहते थे। यह प्रस्ताव हुआ कि इस चंडूल से बास्कट के रुपए वसूल करने चाहिए, मैं सूद के। फिर क्या था, लूसी का एक पत्र और आ गया। आपके रूपांतर से मुझे जितना आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं प्रकट कर सकती। आपसे मुझे ऐसी ही आशा थी। अब आप इस योग्य हो गए हैं कि कोई यूरोपियन लेडी आपके प्यार में अपना अपमान नहीं समझ सकती। अब आपसे प्रार्थना केवल यही है कि मुझे अपने अनंत और अविरल प्रेम का कोई चिन्ह प्रदान कीजिए, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूं। मैं कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं, केवल प्रेमो उपहार चाहती हूँ। चक्रधर ने मित्रों से पूछा, अपनी पत्नी के लिए कुछ सौगात भेजना चाहता हूँ, क्या भेजना उचित होगा? नईम बोला, जनाब, यह तो उसकी तालीम और मिजाज पर मुनहसर है। अगर वह नई फैशन की लेडी है तो कोई बेशकीमत वजहदार चीज या कोई ही ऐसी चीज भेजिए, मसलन रुमाल, रिस्ट वॉच, लेवेंडर की शीशी, फैंसी कंघी, आईना, लॉकेट, ब्रुश वगैरह। और खुदा न खास्ता अगर वह गवारिन है तो किसी दूसरे आदमी से पूछिए, मुझे गवारिन के मिजाज का इल्म नहीं। चक्रधर, जनाब अंग्रेजी पढ़ी हुई है, बड़े ऊंचे खानदान की है। नईम, तो फिर मेरी सलाह पर अमल कीजिए। संध्या समय मित्रगण चक्रधर के साथ बाजार गए और ढेर की ढेर चीजें बटोर लाए, सबकी सब ऊंचे दर्जे की। कोई 75 रुपए खर्च हुए, मगर पंडित जी ने उफ तक न की, हंसते हुए रुपए निकाले। लौटते वक्त नईम ने कहा, अफसोस हमें ऐसी खुश मिजाज बीवी न मिली। गिरिधर, जहर खा लो जहर। नईम, भाई दोस्ती के माने तो यही है कि एक बार हमें भी उनकी जियारत हो। क्यों पंडित जी, आप इसमें कोई हरज समझते हैं? गिरिधर, खैर भगवान उन्हें जल्द दुनिया से निजात दे। रातों रात पैकेट बना और प्रातःकाल पंडित जी उसे लेकर लाइब्रेरी में रखाए। लाइब्रेरी सवेरे ही खुल जाती थी, कोई अड़चन न हुई। इधर उन्होंने मुंह फेरा, उधर यारों ने माल उड़ाया और चंपत हुए। नईम के कमरे में चंदे के हिसाब से हिस्सा हुआ। किसी ने घड़ी पाई, किसी ने रुमाल, किसी ने कुछ। 1 रुपए के बदले 5-5 रुपए हाथ लगे। यह था इस कहानी का प्रथम भाग।
कल की वीडियो में हम लेकर हाजिर होंगे इस कहानी का दूसरा भाग। हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर यह जानने के लिए कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। चक्रधर क्या अपने दोस्तों के मजाक को समझ पाया या लूसी ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया। मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।